खोज खबर स्पेशल में आज बात क्यों मचा है गोडसे के नाम पर सियासी हंगामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके दिखाए रास्ते पर आज दुनिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से बापू को याद करना नहीं भूलते। देश कभी नहीं भूल सकता कि अहिंसा के पुजारी के सीने पर किस तरह नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां दागी थी। गोडसे को उसके गुनाहों की सजा भी मिली, पर सियासत की दहलीज पर फिर गोडसे का जिन्न निकल आया है। दरअसल गोडसे को देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा को माफी पर माफी मांगनी पड़ रही है। देश को लेकर बापू की सेवा को शिद्दत से सलाम करने का दावा भी कर रही हैं, लेकिन सियासी शोर अभी भी जारी है। गोडसे पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आइए आपको अतीत के अध्यायों से रूबरू कराते हैं कि क्यों बापू का देश गोडसे को कभी माफ नहीं करेगा और न ही देश की एकता संस्कृति को ठेस पहुंचाने वालों को बर्दाश्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह बापू का कोई अपमान करे, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये इनकी पार्टी की सोच है, ये इनकी पार्टी की विचारधारा है। उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसका पार्टी ने निंदा किया है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है कि उन्होंने टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया है। किसी को अपना वाणी में भी लगाम रखना चाहिए। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी के सीने में उतार दी थी 3 गोलियां। बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। वो गोडसे जिसने बापू को हमसे छीन लिया। आजाद भारत को सबसे बड़ा जख्म देने वाले नाथूराम गोडसे पर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र उबल रहा है। 27 नवंबर को लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त कहा तो उन पर कार्रवाई भी हुई और देश से 2 बार माफी भी मांगनी पड़ी। सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। बापू के देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं हो सकता। यही आवाज है पूरे देश की। यही मंत्र लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से भी गूंज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। बावजूद इसके नाथूराम गोडसे पर सियासी दंगल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया है। जिसने गांधी के सीने में गोली दागी उसको उन्होंने देशभक्त कह दिया। ये सरकार का टेररिज्म की लड़ाई कहां होगी फिर? ये तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सियासत में वार पलटवार तो अपनी जगह है, पर नाथूराम गोडसे ने जो अंजीम गुनाह किया था वो देश आज तक नहीं भूल पाया। तारीख 30 जनवरी 1948, आजाद भारत की वो काली तारीख जब प्रार्थना सभा में जाते वक्त महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। बापू के सीने को इटालियन बेरेटा पिस्टल की गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिस शख्स ने हिंदुस्तान को ये बड़ा सदमा दिया वो शख्स था नाथूराम विनायक गोडसे। वो गोडसे जिसकी परवरिश एक लड़की की तरह की गई। दरअसल गोडसे के जन्म से पहले उसके 3 भाइयों की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए जब साल 1910 में गोडसे का जन्म हुआ तब अंधविश्वास में आकर नाथूराम गोडसे के माता पिता ने उसका पालन पोषण लड़की की तरह किया। उसकी नाक को छिदवाया गया और नथ भी पहनाई गई। इसी से प्रभावित होकर उसका नाम नाथूराम पड़ा। मगर 30 साल की उम्र में यही नाथूराम कट्टर बन चुका था। हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाने के बाद नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्र नाम का अखबार भी निकाल रहा था। एक वक्त था जब गोडसे गांधी का समर्थक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरता चला गया और नफरत के इस जहर ने उसे गांधी का हत्यारा बना दिया। नाथूराम गोडसे क्यों गांधी जी के खून का प्यासा हो गया, इसकी कहानी जुड़ी है 13 जनवरी 1948 से। दरअसल गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 से अनशन शुरू कर दिया था। ये अनशन पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए देने के लिए था जिसे भारत सरकार ने कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के बाद रोक लिया था। गांधी जी ने पाकिस्तान से लौटे शरणार्थियों से भी कहा कि वो नफरत के जहर को भुलाकर यहाँ के अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाएं।
गांधी जी की यही बातें गोडसे को नागवार गुजरी। 38 साल के गोडसे ने अखबार के मैनेजर नारायण आप्टे को पुकारा और जो फैसला सुनाया वो बेहद खौफनाक था। दिल्ली के संसद मार्ग थाने की पुलिस ने नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया था। 5 महीने तक चली जांच के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान गोडसे को कालका के डक्षाई जेल में रखा गया था। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद उसे अंबाला सेंट्रल जेल भेजा गया। अंबाला जेल में नाथूराम और आप्टे को बी कैटेगरी दी गई थी। राष्ट्रपिता की जघन्य हत्या के बाद समूचा देश सदमे में डूबा था। अहिंसा के पुजारी की हत्या से पूरी दुनिया हिल गई थी, मगर नाथूराम गोडसे ने जो गुनाह किया उसने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। महात्मा गांधी की हत्या के 22 महीने बाद 15 नवंबर 1948 की तारीख आई जब नाथूराम गोडसे को उसके गुनाहों की सजा मिली। साध्वी प्रज्ञा की गिनती फायर ब्रांड नेताओं में होती है, मगर वो अपने बयानों से सुर्खियों में कम और विवादों में ज्यादा रहती हैं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब साध्वी ने गोडसे को देशभक्त बताया था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह कर दिया था कि ऐसे बयान पर उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लगता है कि साध्वी ने सबक नहीं लिया और 27 नवंबर को लोकसभा में जो विवादित टिप्पणी की उसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब साध्वी प्रज्ञा पर कार्रवाई भी हो चुकी है और वो पार्टी में अलग थलग भी नजर आ रही हैं। और ये पैगाम है उन लोगों को जो बापू की गरिमा से खिलवाड़ करने के लिए लक्ष्मण रेखा लांघते हैं। ये अहिंसा के पुजारी बापू की धरती है, यहाँ गोडसे का क्या काम। कभी बापू के हत्यारे को बताया देशभक्त, कभी शहीद हेमंत करकरे पर की विवादित टिप्पणी। भोपाल वाली सांसद से साध्वी प्रज्ञा विवादों वाली सांसद बन गई। कांग्रेस को पी पी कर कोसने वाली साध्वी प्रज्ञा शब्दों की लक्ष्मण रेखा इस कदर पार कर गई कि गोडसे प्रेम ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। महात्मा गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मान है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये स्पष्ट किया है। यात्रा करते हुए स्वच्छ भारत का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था, ये सब देखते हुए हमने स्पष्ट किया है। 27 नवंबर को तो हद ही हो गई थी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान गोडसे को देशभक्त कहना साध्वी प्रज्ञा को इतना भारी पड़ा कि बीजेपी को एक्शन लेना ही पड़ा। उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। पहले रक्षा मामलों की संसदीय समिति से उनकी छुट्टी की गई और साथ ही बीजेपी हाईकमान ने पार्टी संसदीय दल की बैठक में उनकी एंट्री पर रोक लगाई। और ये कार्रवाई इसलिए कि साध्वी प्रज्ञा देश को ठेस पहुंचाने वाला बयान न दें। इस बार गोडसे ज्ञान देने पर साध्वी को 3 घंटे में 2 बार माफी मांगनी पड़ी। एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है। साध्वी प्रज्ञा की गिनती हिंदुत्ववादी नेताओं में होती है, पर उनके साथ विवादों का लंबा साया भी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से ताल्लुक रखने वाली साध्वी संघ और हिंदू संगठन से जुड़ी रहीं। राष्ट्रीय जागरण मंच के जरिए एमपी से गुजरात तक अपनी पैठ बनाई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव धमाकों के मामले में उन्हें 9 साल तक जेल में रहना पड़ा था। इसी को ढाल बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साध्वी को आतंकी बताया तो हंगामा बढ़ गया। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी अखाड़े में वो उतरी और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। पर साध्वी के गोडसे ज्ञान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आहत हुए थे कि उन्हें दिल से माफ न करने का कड़ा फैसला लेना ही पड़ा, क्योंकि विपक्ष साध्वी के बहाने पीएम मोदी पर तीर चलाने लगा था। सदन की अंदर
महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्याकारी जो है, नाथूराम गोडसे के पूजन हो रहे हैं। नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ हमारी देश के नहीं बल्कि दुनिया के पिता है सर। सारे दुनिया उनसे प्रेरणा लेते हैं। साध्वी की जुबान से गोडसे की बात निकली तो बहुत दूर तलक चली गई। संसद में दिन भर शब्दों के बाण चलते रहे और कसौटी पर आया महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन। बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 2013 में शिवसेना ने सामना में गोडसे को देशभक्त बताया था। इस पर कांग्रेसी भड़क उठे। गोडसे पर मचे संग्राम में सदन की कार्रवाई भी कई बार बाधित हुई। साफ है कि संग्राम के थमने के आसार फिलहाल नजर नहीं आते। सड़क से संसद तक साध्वी प्रज्ञा के गोडसे ज्ञान पर हंगामा मचा है। साध्वी प्रज्ञा की जुबान से नाथूराम गोडसे की बात निकली तो बहुत दूर तलक चली गई और लपेटे में आ गई कांग्रेस और शिवसेना की नई नवेली दोस्ती। अभी महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना और खुद को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस की दोस्ती का रंग चढ़ा ही था कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिवसेना के इतिहास से कांग्रेस का सामना करा दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस उसी व्यक्ति से हाथ मिला रही है जिन्होंने 2013 में सामना के लेख में गोडसे को देशभक्त कहा था। स्पीकर महोदय, ये सामना का एडिटोरियल है जो शिवसेना ने बनाया है और उस एडिटोरियल में जो नाथूराम गोडसे हैं उनको उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा देशभक्त यदि इस देश का कोई है तो वो नाथूराम गोडसे है। उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। वो सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए, लालच के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई, शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में, उसी संजय राउत ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो देशभक्त हैं। शिवसेना से बीजेपी की न सिर्फ 3 दशक पुरानी दोस्ती टूटी बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता के फ्रेम से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बाहर कर दिया। अब इसे सियासी दुश्मनी में पलटवार कहें या फिर साध्वी पर घिरी बीजेपी का नया दांव जिसने कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया। क्योंकि गोडसे पर मोदी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, अब कांग्रेस पर सवालों के तीर चला रही है कि शिवसेना के गोडसे ज्ञान पर कांग्रेस क्यों खामोश है। कांग्रेस पार्टी जो ये जो अंतर कर रही है, मतलब गोडसे भक्त कांग्रेस के साथी दल कहें सदन के बाहर, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उनके लिए तो वो सम्माननीय है। उनको गोडसे भक्त उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए हैं, बट लेकिन ऐसा बयान, कोई टिप्पणी कोई सदन के अंदर करता है तो बिल्कुल अपमानजनक है। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। कांग्रेस सबसे ज्यादा इस एपिसोड में एक्सपोज हो गई है। साथ ही राहुल ने साध्वी प्रज्ञा को आतंकी क्यों कहा। बीजेपी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। I don't agree with her. भैया गाड़ी इधर थोड़ा प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है आपके सर they are moving privilege motion against sir they are moving privilege motion against privilege motion जो करना है। दरअसल जब भी गोडसे का जिन्न सुर्खियों में आता है तो वीर सावरकर का नाम भी सियासी फिजा में तैरने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल वीर सावरकर आजादी के ऐसे महानायक थे जिन पर राजनीतिक सुर अलग अलग रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना उन्हें सच्चा देशभक्त कहती है तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं। यही वजह है कि कट्टर हिंदुत्ववाद छोड़कर शिवसेना और कांग्रेस में दोस्ती का रंग जमा तो बैकग्राउंड में वीर सावरकर का नाम भी है। मातोश्री से मंत्रालय पहुंचे उद्धव ठाकरे के सामने भी यही यक्ष प्रश्न है कि अब तक छाती ठोककर वीर सावरकर को महानायक बताने वाली शिवसेना का रुख आगे क्या होगा। शिवसेना वीर सावरकर को भारत रत्न का हकदार मानती है तो क्या इस एजेंडे में उसे कांग्रेस का साथ मिलेगा? 30 जनवरी 1948 की शाम जब नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या की तो जांच की आंच वीर सावरकर तक भी पहुंच गई थी।
हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था और फरवरी 1949 में वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। मगर दलगत राजनीति ने वीर सावरकर को कभी निष्पक्ष किरदार में उतरने नहीं दिया। आजादी से पहले से लेकर आज तक वीर सावरकर पर अगर मगर की स्थिति रही है। आजादी से 11 साल पहले 1936 की ये तस्वीर ऐतिहासिक है, जब सेल्यूलर जेल से छूटने के बाद पुणे में सावरकर ने एक रैली की थी, जिसमें मशहूर कलाकार अत्रे ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी और इसी के बाद से वीर सावरकर के नाम से वो मशहूर हुए और उसी रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। और आज भी कांग्रेस वीर सावरकर के नाम से भड़क उठती है। ऐसे में सवाल उसके नए दोस्त शिवसेना से है, जो अब तक वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है और उन्हें सच्चा देशभक्त कहती है। गुरुवार को शपथ लेते ही उद्धव ठाकरे के सामने यही सवाल आ धमका कि क्या शिवसेना अब सेक्युलर हो गई है। इस पर उद्धव ठाकरे भड़क उठे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे पर बनी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार के सामने अभी भी कई सवाल सीना ताने खड़े हैं कि अब शिवसेना के कोर एजेंडे का क्या होगा। प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है? वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? संविधान में देखिए ना, पढ़िए ना, प्रियम्बल में लिखा है। क्या है? लिखा है, उनको बोलने दीजिए ना। संविधान में जो कुछ है वो है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का वादा किया था, जिस पर शिवसेना भी सहमत थी। यहां तक कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे खुलकर वीर सावरकर का गुणगान करते रहे हैं। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। इसी साल 18 सितंबर को उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर पर लिखी किताब इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट का विमोचन किया था और कहा था कि वीर सावरकर देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान का वजूद ही न होता। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक हमेशा ये सवाल उठाती रही है कि बापू के आंदोलन में जब कई महानायकों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो वीर सावरकर निष्पक्ष चेहरा क्यों नहीं बन पाए। मगर अब वक्त बदल चुका है और शायद इस बार ये सवाल उठाने का शिवसेना कोई जोखिम न ले पाए। वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर कहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद भी शिवसेना वीर सावरकर मसले पर अटल है और उन्हें लगता है कि वीर सावरकर पर शिवसेना अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी। सावरकर जी की बात तो शिवसेना ने तो उसके बाद में भी कहा है कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं मानना चाहती। ऐसे में विचारों का टकराव नहीं होगा क्या इन पार्टियों में? नहीं, कांग्रेस के पास विचार ही नहीं है। 2000 के पहले सावरकर जी कांग्रेस के लिए भी देशभक्ति थे। हम जहाँ खड़े हैं सावरकर स्मारक, इसका उद्घाटन बाबू जगजीवन राम ने किया था। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे पर देश एकमत है कि उसे देश कभी माफ नहीं करेगा, पर अक्सर ये सवाल भी कौनते रहे कि क्या बापू की सुरक्षा में कोई कमी रह गई थी। आपको इतिहासकार के जरिए अतीत के उन अध्यायों से रूबरू कराने जा रहे हैं, साथ ही वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का पक्ष भी सुना रहे हैं, जो मानते हैं कि बापू की हत्या रोकी जा सकती थी। 1948 की जनवरी के आखिरी हफ्ते में दो घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें नाथूराम और उसकी गहरी साजिश का जिक्र मिलता है। बापू की हत्या से पहले नाथूराम ने एक घातक बारूदी प्लान बनाया था जो नाकाम हो गया था। इतिहासकार संजीव तिवारी जिक्र करते हैं कि 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा को बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा के कई नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई थी। आरोप वीर सावरकर पर भी लगे, पर वो बेदाग होकर निकले। इस पर वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का दावा है कि अगर 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा की गिरफ्तारी हुई थी तभी उसने नाथूराम गोडसे का नाम पुलिस को बता दिया था। तब तत्कालीन सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ये देखें कि 20 जनवरी को जब पहला आरोपी मदनलाल पाहवा पकड़ा गया था, उसने नाथूराम गोडसे का नाम पुलिस को दे दिया था। तो 10 दिन ये सोए थे क्या? और जो पुलिस ऑफिसर इसमें थे जो नाकाम है गांधी को बचाने के लिए, इन्होंने तो नाथूराम गोडसे की फोटो तक नहीं पहुंचाई बिरला हाउस की, भाई ये आदमी को रोको। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर दावा करते हैं कि बापू की हत्या के बाद हिंदू महासभा कमजोर होती चली गई। वीर सावरकर को गुमनामी में जाना पड़ा। रणजीत सावरकर का आरोप है कि आज भी कांग्रेस बापू की हत्या पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश में रहती है।
मैं चाहता हूं कि पूरा मामला अगर खोदना ही है तो मूल रूप से खोदे। इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया, पूरा फायदा उठाया। और नेहरू डायनेस्टी तब जो बन गई वहां पे 50 में, वो तो आज तक चालू है।